चैप्टर 1 पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जनरल कंसिडरेशन, पायलट प्लांट स्केल अप, कंसिडरेशन फॉर सॉलिड और स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस सुपैक और फार्मास्यूटिकल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। ये कुछ सम टॉपिक के बारे में आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन, जिसमें एक पायलट प्लांट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पायलट प्लांट क्या है? पायलट प्लांट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑन टिनी स्केल विथ न्यू टेक्नोलॉजी बिफोर प्रोड्यूसिंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑन लार्ज और बल्क स्केल। मतलब कि कोई नया प्रोडक्ट बनाने से पहले जब हम छोटे स्केल पे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं अ पायलट प्लांट। ठीक है। अब स्केल अप का मतलब क्या होता है? तो स्केल अप का मतलब होता है इंक्रीजिंग बैच साइज एंड आउटपुट वॉल्यूम। मतलब कि जो हम बना रहे थे प्रोडक्ट, उसमें उसका साइज को कैसे इंक्रीज करना है, ये हम स्केल अप के द्वारा करते हैं। जैसे हम छोटे साइज पर बना रहे थे, छोटे लैब में बना रहे थे, तो अब हमें उसे कमर्शियल बैच के लिए बनाना हो तो हमें स्केल अप करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्केल अप स्मॉलर सिस्टम operated to generate information about systems behaviors for use in the design of larger facilities। मतलब कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं लैब में, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है क्या कि जब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो उससे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें घटानी है, कहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट देखनी है, कौन सा प्रोसेस को हमें रोकनी है, उसकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बनाने वक्त क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसको हम कहते हैं पायलट प्लांट स्केल अप। मतलब इसके पायलट प्लांट के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि कमर्शियल बैच बनाने में क्या क्या फार्मूला यूज होता है। इसी के द्वारा हमें फार्मूला क्रिएट होता है, जो हमें बड़े पैमाने पर जो बैच कमर्शियल बैच प्रोड्यूस करना है उसका बेस होता है। जैसे R&D, जब प्रोडक्ट R&D के द्वारा जो एक छोटे पैचेज बनाए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है और जो उससे फार्मूला क्रिएट होता है, तो उसी फार्मूला बेस्ड हम प्रोडक्शन करते हैं। तो बीच का जो प्रोसीजर होता है उसमें पायलट प्लांट काम करता है। फार्मूला को रिकॉर्ड करना, किस तरह का फार्मूला इससे प्रोड्यूस हुआ, ये फार्मूला सही है कि नहीं है, बैच को कमर्शियलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमें पायलट प्लांट के द्वारा मिलता है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि पायलट प्लांट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्यों हम पायलट प्लांट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्री कमर्शियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड अ स्मॉल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अर्ली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड स्केल अप टेक्निक। मतलब प्रोडक्शन करने से पहले हमें प्री फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करना होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन। मतलब एक बड़े बैच को जब हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के लिए तो उसको कहते हैं कमर्शियल बैच। अगर हम उसी को लैब में टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्केल अप या स्केल अप टेक्निक। जैसे इसमें लिखा कि न्यू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र अगर होगा कमर्शियल के लिए तो उससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसका हम कलेक्शन करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर्मिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन प्रोसीजर टू लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन फॉर कमर्शलाइजेशन। अब जैसे हम छोटे बैच के लिए बना रहे थे, अब इस जो प्रोसीजर हमें मिलेगा उसके द्वारा हम लार्ज वॉल्यूम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो ये क्या होता है,
द जर्नी ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक स्टार्ट फ्रॉम लेबोरेटरी एंड एंड ऑफ द इंडस्ट्रियल लेवल। सही बात है कि जब हम ये पायलट प्लांट करते हैं तो एक लैब में टेस्ट करते हैं कि किस तरह का होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर यूज करना चाहिए, कहाँ क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, किस तरह का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब लैब में स्टार्ट करते हैं और इसका लास्ट कमर्शियल बैच हम इंडस्ट्री में बनाते हैं जो कि मार्केटिंग में जाएगा। तो मार्केटिंग में एक छोटे लेवल बैच से तो जा नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो यही कह रहा है कि इसका स्टार्टिंग लेबोरेटरी से होता है और एंड इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कहता है कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग क्वालिटी प्रोडक्शन विथ एलिमिनेटिंग एरर। सही बात है, मतलब अगर हमें पहले पता चल जाए कि इस स्केल अप में कि कुछ एरर होने वाला है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट से इस तरह का काम करेंगे, प्रोसीजर करेंगे तो कंटामिनेशन हो सकता है, तो हमें पहले ही पता चल गया तो उसका उस प्रोसेस को रोक देंगे, उस प्रोसीजर को रोक देंगे जिससे हमें एरर या कंटामिनेशन होने के चांस हो जाए, जिससे हमारा क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। पांचवा अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्रिएटिंग प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल गाइडलाइन। सही बात है कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो गाइडलाइन मिलता है उससे कंट्रोल गाइडलाइन मिलेगा। एक प्रोसीजर में यही तो होता है कि पहले से हमें पता चल जाएगी सारी जानकारियाँ। प्रिपरेशन ऑफ मास्टर फार्मूला फॉर बल्क मैन्युफैक्चरिंग। मास्टर फार्मूला में क्या होता है, एक रियल फार्मूला रहता है कि कितना बैच में कितना क्या मिलाना है, कितना क्या एक्सिपिएंट ऐड करना है, तो उससे हमारा जो फार्मूला तैयार होता है उसी को हम कहते हैं मास्टर फार्मूला, जो एक्चुअली में करेक्ट रहता है और सभी कंपनी का अलग अलग मास्टर फार्मूला होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ फार्मूला टू एसेस द बैच स्टेबिलिटी। एग्जामिनेशन ऑफ फार्मूला मतलब एक R&D जो एक फार्मूला क्रिएट किया उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे और बैच की स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगा। जैसे ही हम छोटे स्केल का एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं अगर वो सही जा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट जैसे ड्रग बना रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। स्टेबिलिटी बोले तो उसकी लाइफ टाइम कितना ईयर मंथ का होगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा था ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे जनरल कंसिडरेशन। जनरल कंसिडरेशन में क्या क्या आता है तो पर्सनल रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं कि एक्सपर्ट एंड साइंटिस्ट विथ एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशन एंड एक्चुअली प्रोडक्शन एरिया आर मोस्ट प्रीफरेबल। मतलब हमें जो पर्सन यूज रिक्वायरमेंट है वो एक्सपर्ट हो चाहे साइंटिस्ट हो, तभी तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा सारे फार्मूला को, और जब अच्छी तरह से सारे फार्मूला को समझ जाएगा तभी तो वो उसमें यूज कर पाएगा उस फार्मूला को। तो हमें पर्सनल में जो एक्सपर्ट हो या साइंटिस्ट हो उस तरह का पर्सन हमें नेसेसरी होता है। जनरल कंसिडरेशन में पहला था। दूसरा अगर हम देखें तो कह रहा है कि इंजीनियरिंग प्रिंसिपल मतलब पर्सनल विथ इंजीनियरिंग नॉलेज एंड स्किल आल्सो इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। मतलब अगर एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग टाइप का दिमाग लगाता है तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव होने से इंजीनियरिंग का मतलब प्रिंसिपल का मतलब कि जैसे उसका हीट ट्रांसफ़र होगा तो एक मैकेनिज्म हम सब पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स, तो इस तरह का जो एक प्रिंसिपल होता है ये सारे लोग इंजीनियरिंग वाले अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का मतलब एक अच्छी सी कह सकते हैं कि टेक्निक जो बताता है उसी को हम इंजीनियरिंग दिमाग भी कह सकते हैं, तो इसका होना भी जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन वर्क पायलट प्लांट ऑर्गेनाइजेशन एरिया फॉलो। मतलब जो पर्सन उसमें काम कर रहा है उसे
एक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। जैसे अगर इंडस्ट्री में, ड्रग इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो बी फार्मा किया हुआ है तो उसे नॉलेज होगा इंडस्ट्री रिलेटेड, ड्रग थ्योरेटिकल रिलेटेड, इस तरह का उसके पास नॉलेज तो होगा। इसलिए अगर वो नॉलेज है उसके पास तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा। नॉलेज ऑफ द रीजनेबल फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्री एंड फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मतलब वही कि पहले से उसे पता हो किस तरह से काम किया जाता है इंडस्ट्री में। तो ये सारी जानकारी अगर उसे पता है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर वो पहले से बंदा किसी कंपनी में काम कर चुका है तो उससे और अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा, उसके पास और अच्छी जानकारी होगा जिसका यूज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो एज कम्पेयर टू फ्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि जो बंदा एक्सपीरियंस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या कहता है, अ पर्सन शुड नॉन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, अभी हम बात किए कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हम सब पढ़े थे, उसके बारे में भी अगर जानता हो तो और अच्छा से इम्प्लीमेंट कर सकता है कि जानकारी, जैसे इक्विपमेंट को यूज करना, कौन सा इक्विपमेंट का अपनी स्टेबिलिटी ख़राब कर दे रहा है तो उसके बारे में अगर जानकारी होगा तो अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। मस्ट नोन अबाउट डोजेज फॉर्म डिजाइन एंड एक्सिपिएंट स्टडी, हाँ ये बात भी सही है कि अगर डोजेज फॉर्म डिजाइन के बारे में बंदा को पता है और एक्सिपिएंट स्टडी कर रखा है तो उसको ये पता होगा कि किसको कौन एक्सिपिएंट को कब डालना है जिससे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या फॉर्मुलेशन अच्छी तरह से हो जाए। मस्ट नो एबिलिटी कम्युनिकेट द स्पीकिंग एंड राइटिंग, सही बात है। अगर वो बंदा अच्छे से, जैसे अभी हमारा इंडिया में इंग्लिश का एक इंग्लिश लैंग्वेज जो चल रहा है तो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में, अगर अच्छी तरह से पढ़ पाता, अच्छी तरह से लिख पाता है तो अच्छी तरह से समझेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो इसका भी ज़रूरत पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी, जीएमपी के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक पर्सन को अगर जो ड्रग इंडस्ट्री में काम करता हो तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर भी आता है। जीएमपी एक गाइडलाइन जारी करता है जिसके द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक अच्छे से क्वालिटी रिक्वायर्ड अगर प्रोडक्ट बनाना है तो जीएमपी को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है। स्पेस रिक्वायरमेंट, स्पेस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जनरल कंडीशन स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर पायलट प्लान, तो स्पेस रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है कि जहाँ पे वर्क स्पेस हो, उसके इक्विपमेंट के लिए अच्छे, जैसे इसमें डिवाइड किया है स्पेस रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल टेस्टिंग एरिया, इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, स्टोरेज एरिया। तो इस तरह का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन का काम जो होगा वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दिक्कत आएगी। फिजिकल टेस्टिंग एरिया, जहाँ पे क्यूसी है वहाँ पे स्पेशल एरिया होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट एक साथ अगर रहेगा तो उसकी टेस्टिंग में कंटामिनेशन होने का चांसेस रहेगा। एक जगह अगर सारे टेस्टिंग है तो एरर जो होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस भी होनी चाहिए बिकॉज अगर आपके पास बड़ा इक्विपमेंट है और आपके पास छोटा जगह है तो आप कैसे सेटअप कर पाएंगे, तो उसके लिए भी स्पेस होना जरूरी। स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया भी अलग होनी चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके सेफ्टी के लिए जैसे इन्वायरमेंट चाहिए, हो सकता है कि वो 25 डिग्री से कम में आता है, को हो सकता है कुछ ड्रग जो होते हैं वो कूलिंग एरिया में, चिल एरिया में रहना पसंद रखने पर उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो उसके लिए स्पेशल एरिया हो ताकि आपका ड्रग अच्छे तरह से सेफ और स्टेबिलिटी उसकी बरकरार रहे। ये था स्पेस से रिलेटेड। स्टोरेज एरिया भी हम देख लिए। अब हम देखते हैं क्या देखना, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। अब हम देखेंगे द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड फॉर सॉलिड ड्यूरिंग पायलट प्लांट स्केल अप। तो इसमें हम देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग, ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, बाइंडर, ड्राइंग, स्लगिंग, कंप्रेशन, टैबलेट कोटिंग। ये जो इसका प्रोसेस है या
कह सकते हैं कि जो मेथड यूज हो रहा है, प्रोसेस है, इस पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि एक सॉलिड प्रिपरेशन में मटेरियल हैंडलिंग कैसे करेंगे, ब्लेंडिंग में क्या क्या होना चाहिए, ग्रेनुलेशन किस तरह का हो रहा है, बाइंडर कौन कौन सा यूज हो रहा है, ड्राइंग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्रेशन का एक जो कंप्रेशन हो रहा है वो सही तरीक़ा से हो रहा है कि नहीं, टैबलेट कोटिंग में डिफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, इस तरह का हम देखेंगे इसमें पायलट प्लांट कंसिडरेशन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग में ये होता है कि जब हम कोई मटेरियल का यूज कर रहे होते हैं तो उसकी साइज, डेंसिटी, शेप, अमाउंट ये एक फिक्स होता। अगर हमें जैसे अगर हीट एरिया में काम करेंगे तो हो सकता है कि उसकी डेंसिटी बदल जाए, अमाउंट जो होनी चाहिए, जैसे डेंसिटी, अमाउंट, ये सब वेरी कर सकता है। तो हमें किस तरह से हैंडल करना, मॉर्फोलॉजिकल सैंपल में चेंजिंग आ सकता है। तो हमें लिफ्टिंग, टिल्टिंग ऑफ ड्रम, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम A1 प्लस टू अनदर प्लस, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है। मटेरियल पंप सिस्टम में भी ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से क्लीन है कि नहीं है। अगर क्लीन नहीं है तो हो सकता है कंटामिनेशन का चांस बढ़ सकता है। तो इस तरह हम मटेरियल में ध्यान दे सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि अगर हम एट द डेस्टिनेशन पॉइंट प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी डिलीवर, अगर जितना अमाउंट में एक इक्विपमेंट में अमाउंट से ज़्यादा, फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अगर मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मशीन हो सकता है बंद हो जाए या फंक्शन उसका ख़राब हो जाए, ज़्यादा या कम अमाउंट में वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, ये इस तरह का दिक्कत हो रहा। अगर एक जगह से दूसरे जगह पर हम मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन का जो चांस होता है कि प्रोडक्ट में अदर अनवांटेड मटेरियल मिक्स हो जाए, उसे रोकना है। अगर वो मिक्स हो जा रहा है तो फिर मटेरियल हैंडलिंग में हमें दिक्कत आ रही है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर उसी तरह अगर हम बात करें ब्लेंडिंग में क्या होता है, प्रॉपर ब्लेंडिंग होने से एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग्स का। जैसे अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का नहीं हो पाएगा तो पता चलेगा कि कुछ टैबलेट में ज़्यादा API आ गया, कुछ में है ही नहीं। तो ब्लेंडिंग का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखा, प्रॉपर ब्लेंडिंग प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन प्रिपरेशन, इट कैन बी सब हाई एंड लो पोटेंसी। मतलब वही, अगर कहीं ज़्यादा अमाउंट में चला गया ड्रग्स तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी, अगर ड्रग कहीं पे कम रह गया तो उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। ब्लेंडिंग प्रोवाइड द श्योरिटी फॉर ड्रग दैट इज अवेलेबल इन फ्री फ्रॉम द लम्प एंड एग्लोमेरेट्स। मतलब अगर अच्छी तरह से वो ब्लेंडिंग हो गया तो लम्प का बनने का जो लम्प जो दिखता है वो नहीं रहेगा। एग्लोमेरेशन एक ड्रग का एक जुट बन के एक जो अथी बन जाता है, कह सकते हो कि सॉलिड बना लेता है, वो नहीं बन पाएगा अगर अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो गया तो। प्रॉपर केयर शुड बी टेकन फॉर इजी फ्लो, अगर अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हुआ तो उसकी फ्लो जो होती है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम ग्रेनुलेशन की बात करें तो ग्रेनुलेशन में क्या होता है, ग्रेनुलेशन क्या करता है, ग्रेनुलेशन आर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री फ्लोइंग पाउडर इनटू अ स्मॉल ग्लोबुल्स फॉर एज ऑफ कंप्रेसिंग इनटू डिजायर्ड डोजेज फॉर्म। अगर पाउडर का रैपिड मिक्सिंग ग्रेनुलेटर में डालते हैं तो अगर अच्छी तरह से ग्रेनुल्स नहीं बनता है तो उसकी कंप्रेशन में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि वो कंप्रेस हो ना, अगर कंप्रेस ना हो तो टैबलेट कैसे बनेगा, अगर ज़्यादा कंप्रेस हो जाए तो उसकी डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिजुलेशन टाइम वेरी कर सकता है। तो हमें ग्रेनुलेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ग्रेनुलेशन का एक प्रॉपर जो मेथड है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इम्प्योरिटी तो नहीं जा रही है। तो ग्रेनुलेशन हमें दो टाइप को देखने को जनरली मिलता है, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। अगर हम बात करें कि ग्रेनुलेशन करने से क्या होता है तो क्या लिखा है, इट शुड इम्पार्ट गुड फ्लो प्रॉपर्टी टू द मटेरियल एंड टू इंक्रीज द एप्रिएंट डेंसिटी।
मतलब कि अगर ग्रेनुलेशन अच्छी तरह से हो रहा है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और जो उसकी डेंसिटी होनी चाहिए वो एक एपरेंट डेंसिटी रहेगा, मतलब डेंसिटी भी उसका वैरी नहीं करेगा। तो जिस तरह से हम ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन टैबलेटिंग फॉर्मेशन में पढ़े थे, वो हमें देखना याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्राइंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, कि जैसे हम FBD फ्लूडाइज बेड ड्रायर, जो एक अपना पास इक्विपमेंट है जिसका यूज हम इंडस्ट्री में जनरली करते हैं, तो उससे प्रॉपर ड्राई होता है, पार्टिकल के चारों ओर प्रॉपर हीट मिलता है, जिससे ड्राइंग जो होती है प्रॉपर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ड्राइंग का टाइम डिक्रीज कर देता है, जल्दी से ड्राइंग कर देता है और प्रॉपर करता है, जिसकी वजह से जो टैबलेट कंप्रेशन का काम होगा वो अच्छी तरह से आएगा। अगर उसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो वो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का ध्यान हम ड्राइंग में देखते हैं कि एक प्रॉपर टेम्परेचर सेट करेंगे, कितनी ड्राइनेस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी देखेंगे कि सही है कि नहीं, इस तरह से हम देखेंगे। तो लिखता है कि पैरामीटर टू कंसीडर द ड्राइंग प्रोसेस बाय यूजिंग फ्लूइड बेड ड्रायर फॉर स्केल अप आर ऑप्टिमम लोड, एयर फ्लो रेट, इनलेट एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द इनकमिंग इनलेट टेम्परेचर। मतलब इस तरह का जो पॉइंट है इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। लिखता है कि द फ्लूइडाइज बेड ड्रायर मेन एडवांटेज इज द ड्राइंग टाइम रिडक्शन, मतलब वही ड्राइंग टाइम जो अदर मेथड है उससे जल्दी ये क्या करता है, ड्राई कर देता है। ठीक है, पार्टिकल साइज रिडक्शन और पार्टिकल साइज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर पार्टिकल साइज वेरी करेगा तो उसकी बेड वेरिएशन आ सकता है प्रोडक्ट में, तो हमें जितनी पार्टिकल साइज चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो स्पेसिफिक मेथड, जैसे हमर मिल के द्वारा, कंप्रेशन मिल के द्वारा आप उसे अपने साइज में एडजस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोसीजर है, पार्ट है। इसमें होता है कि अगर टेबलेट ज़्यादा कंप्रेस हो गया तो उसका डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन टाइम इफेक्ट होगा, और कम कंप्रेस हुआ तो हो सकता है कि वो उसकी मैकेनिकल सपोर्ट में दिक्कत आ सकती है। मतलब जब हम ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो हमें कंप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है कि कंप्रेशन में क्या क्या ज़रूरी है, वो इस तरह का पॉइंट हमें ध्यान देनी पड़ती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक कोटिंग, कंप्रेशन होने के बाद कोटिंग का भी एक स्पेसिफिक रोल रहता है। कोटिंग क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो कोटिंग में जो सैंपल यूज होता है उसकी डेंसिटी कंसंट्रेशन हमें देखना पड़ता है कि वो कितना कंसंट्रेशन का हम यूज कर रहे हैं। जो कोटिंग का टाइमिंग है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, टाइम के अनुसार हो रही, कहीं कोटिंग ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ कोटिंग का जो मेथड है वो अगर डिफेक्ट करेगा तो कंटामिनेशन होने का चांस हो जाता है। इस तरह से प्रोडक्ट का क्वालिटी को वो डिफेक्ट करेगा। तो हमें कोटिंग भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोटिंग का जो प्रोसेस है वो सही तरीक़ा से फॉलो हो रहा है कि नहीं। यही अपना टॉपिक था प्लांट सॉलिड के लिए कंसिडरेशन। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।